नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राहुल सर क्लासेस में। आज की क्लास आपकी योजनाओं पर होने वाली है और ये पहली क्लास है योजना के लिए। और कोशिश की है कि जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको मैंने पहले उठाया है और क्रमबद्ध तरीके से हम लोग चलेंगे। एक दो क्लासेस और आपकी होगी तो लगभग सारी योजना आपकी कंप्लीट कर दी जाएंगी। योजना में जब तक प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एक तरीका रहा है आयोग का पूछे जाने का, वो ये ऐसा रहा है कि कभी कभी क्रोनोलॉजी के तहत योजनाओं को एक क्रमबद्ध तरीके से लगाने को, सेट करने को दे देता है, या फिर अगर उससे संबंधित कोई वाक्यांश है या कोई नारा है या कोई ऐसा शब्द है जो उससे जुड़ा हुआ है तो उसको पूछ लेता है, या फिर किस मंत्रालय के द्वारा इसको शुरुआत किया गया है उसके बारे में जानकारी पूछ लेता है, या फिर कोई मान लीजिए कि कोई योजना है और वो काफ़ी बड़ी योजना रही है या उसने बहुत अचीवमेंट अचीव किया है उसने, तो उन योजनाओं को कुछ ज़्यादा आयोग ध्यान देता है, तो वहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाने की संभावना आपको बनी रहती है। तो योजना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक चर्चा कर देता हूँ कि अगर योजनाओं के बारे में आप पढ़ें तो योजनाओं के कुछ प्रकार होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं योजनाओं की बात करूँ, प्रकार की बात करूँ, तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि योजनाएँ हमारे अर्थव्यवस्था के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में जो है केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चलाती है, आपको पता होगा बहुत अच्छे से। और जो ये योजना चलाई जाती है इनका प्रमुख उद्देश्य होता है, जैसे मान लीजिए कि सामाजिक आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार का सृजन करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसंरचना के जो सुधार होते हैं, उन पे फोकस किया जाता है। और योजनाओं के उनके जो वित्त पोषण है या प्रबंधन है, उसके आधार पर 3 प्रकार में हम इसको बाँट कर देख लेते हैं। तो एक होता है, आपने सुना होगा कि केंद्रीकृत योजनाएँ। केंद्रीकृत योजनाएँ। केंद्रीकृत योजनाएँ जो होती हैं वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार वित्त पोषित करती है उनको। जो योजनाएँ आपने देखा होगा कि कई ऐसी योजनाएँ हैं जिनको पूरी तरीके से केंद्र सरकार क्या कर रही है, वित्त पोषित कर रही है। और जो राज्य सरकार है इनका केवल क्रियान्वयन में मदद कर सकती हैं। जैसे केंद्र सरकार है उसने इस योजना को लागू किया, इसका पूरा का फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो पूरा केंद्र सरकार देखेगी। लेकिन राज्य सरकारों को ये दायित्व दिया जाता है कि उनके क्रियान्वयन में मदद करे वो, ठीक है? और ऐसी योजना है इनका जो है मुख्यतः संचालन केंद्र सरकार के जो मंत्रालय विभाग है उनके द्वारा इसका किया जाता है, ठीक है? और अगर मैं एग्जांपल तौर पे आपको बताऊं कि ऐसी योजना कौन कौन सी हो सकती हैं, तो जैसे आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चल रही है, बड़े पैमाने पे योजना ये चल रही है। तो ये आपकी एक केंद्रीकृत योजना हो सकती है। और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना चलाई जा रही है, और जो आयुष्मान भारत है, ठीक है, जो प्रधानमंत्री जनधन आरोग्य है, ठीक है, या फिर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना चल रही है, तो ये पूरी तरीके से केंद्रीकृत योजनाएं हैं। तो पहला प्रकार आपने देखा कि केंद्रीकृत योजनाएं। एक दूसरा टाइप होता है आपका, इसको बोलते हैं केंद्र प्रायोजित योजनाएं। प्रायोजित योजनाएं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में अगर आप देखें तो इन योजनाओं का जो वित्त पोषण है ना वो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के करते हैं। और आपने देखा होगा कि कहीं कहीं इनका जो अंशदान है वो डिफाइन होता है। जैसे राज्यों के लिए जो 60% और जो सॉरी जो राज्यों के लिए जो 40% और केंद्र के लिए 60% का जो अनुदान होता है या वित्त पोषण होता है उसको आप देख सकते हैं। अगर मैं वही बात करूँ जो पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं या जो पहाड़ी राज्य हैं, तो उनके लिए देखा होगा कि आपने 90% केंद्र सरकार खर्च कर रही है, 10% जो है राज्य सरकार खर्च कर रही है। इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। तो आपने देखा केंद्र सरकार जो केंद्रीकृत योजना है वो केंद्र सरकार पूरी तरीके से उसको वित्त पोषित करती है। एक होता है जो केंद्र प्रायोजित योजना होती है, तो वो केंद्र और राज्य मिलकर के उसको वित्त पोषित करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं आपको इसके बारे में, तो आप देख सकते हैं जैसे महात्मा गांधी ग्रामीण और जो रोजगार अधिनियम है, जैसे इसको मनरेगा आप बोलते हैं, तो इसमें दोनों केंद्र और राज्य मिलकर के इसका वित्त पोषण करते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि समग्र जो शिक्षा अभियान है उसके बारे में अगर आप देखें तो ये भी केंद्र प्रायोजित योजना है। ऐसे ही माध्यान्ह भोजन योजना है, राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य मिशन है, ठीक है, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, तो ये योजना केंद्र प्रायोजित है। यानी कि इनमें जब भी केंद्र प्रायोजित की बात होगी तो उसमें मान के चलिए केंद्र और राज्य दोनों का जो है अंशदान है, यानी कि उसमें दोनों ये जो है वित्त पोषण कर रहे होंगे। इसी प्रकार इसी क्रम में अगर आप आगे देखें तो एक तीसरी योजना के रूप में हम देखते हैं जिसे राज्य योजना कहते हैं। ये पूरी तरीके से इसका जो वित्त पोषण करती है वो राज्य सरकार करती है, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य होता है वो राज्य की स्थानीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता को दिया जाता है, यानी जो राज्य की आवश्यकता है उनको प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है, और उनको पूरा करने के लिए ये योजनाएं चलाई जाती हैं। अगर मैं राज्य जो है योजनाओं के बारे में अगर मैं आपको उदाहरण देना चाहूँ तो जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चल रही है मध्य प्रदेश में, आपने सुना होगा, है ना। और जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो कई अलग अलग राज्य चला रहे हैं इसको, तो वो आपकी जो है सॉरी राज्य योजना हो सकती है। और एक और एग्जांपल दे देते हैं आपको कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है जो कुछ राज्यों में अलग रूप से चलाई जा रही है, तो ये भी आपकी केंद्र जो है राज्य योजना के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर किया है कि कुछ योजनाओं को अलग अलग प्रकार से देखा जाता है, योजनाओं को क्यों लागू किया जाता है या योजना क्यों लाई जाती है, मैंने इसके बारे में आपसे चर्चा की, ठीक है। तो एक एक करके हम योजनाओं के बारे में समझते हैं। तो आपकी आज की जो पहली योजना होने वाली है वो योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। काफी बड़ी योजना रही है ये, और इससे सवाल बने भी हैं और आगे बनने की संभावना भी आपकी बनी हुई है। तो अगर इस योजना की बात की जाए
इसका जो शुभारंभ हुआ, इसकी जो शुरुआत हुई वो 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके लिए एक वाक्यांश का प्रयोग किया गया था, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक नारे का प्रयोग किया गया था, और वो था, मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, ये जिस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया वो मंत्रालय था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इसमें कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो अपने आप में बहुत अचीवमेंट को दिखाते हैं। जैसे जब ये योजना स्टार्ट की गई थी, तो उसी योजना के स्टार्ट करने के दिन ही लगभग 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे। ठीक है, और वहीं अगर आप देखें, अगर एक सप्ताह की बात करें तो इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 1,80,96,130 करोड़ जो है खाते खोले गए, और इसी की वजह से यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह योजना दर्ज हो गई थी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी एक योजना के लिए। ठीक है, और इस योजना को हम वित्तीय समावेशन के रूप में देखते हैं। वित्तीय समावेशन का अर्थ मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इतना समझा देता हूँ, क्योंकि वित्तीय समावेशन एक हमारे लिए टॉपिक है, इकोनॉमिक्स में हम उसको अलग से पढ़ेंगे। पर आप यहाँ पे सिर्फ इतना जान लीजिए कि वित्तीय समावेशन का अर्थ, जैसे समाज के जो सभी वर्ग हैं, विशेष करके जो गरीब हैं, वंचित हैं, ग्रामीण हैं या पिछड़े जो वर्ग के लोग हैं, उनको औपचारिक जो वित्तीय सेवाएं हैं, जैसे बैंकिंग है, बीमा है, या ऋण है, या पेंशन है, या आप कह सकते हैं बचत और जो डिजिटल लेन देन है, उसको सुलभ करना है। ठीक है, उसको सस्ता और सुरक्षित तरीके से उपलब्ध कराना है। यही हमारे वित्तीय समावेशन का एक मूल उद्देश्य होता है। ठीक है, और अगर आप ये कहें कि वित्तीय समावेश के लिए जो प्रमुख जो उद्देश्य हैं, तो जैसे आप कह सकते हैं गरीबी उन्मूलन दूर जो है करना, आर्थिक असमानता को कम करना, वित्तीय जो है साक्षरता को बढ़ावा देना, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये सब हमारे वित्तीय समावेशन के लिए, यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये जो योजना स्टार्ट की गई थी, जनधन योजना, इसमें आपको पता होगा कि बैंक अकाउंट खोले गए थे, और बैंक अकाउंट इसलिए खोले गए थे कि अधिक से अधिक लोगों की हम बैंक तक पहुंच बना सकें, क्योंकि बिना बैंक तक पहुंच किए हुए उनको विकास करना अधूरा है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बड़ी योजना थी, और जिसने काफी बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया था। इसमें एक और तथ्य आप लोग के लिए जानने के लिए, वो तथ्य ये है कि जनधन योजना के तहत 2 लाख का जो है दुर्घटना बीमा कवर दिया जा रहा है। कितने का? 2 लाख का। और अगर वहीं सादा की बात करें, यानी कि सामान्य बीमा कवर की बात करें, तो 30,000 तक का इसमें सामान्य कवर बीमा दिया जा रहा है। तो ये थी आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। आइए अगली योजना के बारे में देखते हैं। अगली योजना है आपकी मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की जो शुरुआत हुई थी वो 25 सितंबर 2014 को हुई थी। 25 सितंबर 2014 को हुई थी। ठीक है, और यह पहल दुनिया भर के जो संभावित निवेशकों और भागीदारों को न्यू इंडिया के लिए आमंत्रित करना था। यानी इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि जो निवेशक हैं और जो भागीदार हैं उनको न्यू इंडिया के लिए आमंत्रित करना था। कहना ये था कि आइए हमारे यहाँ पे निवेश करिए। ठीक है, यानी हमारे यहाँ पे ही आप जो बाहर से सामान हमारे यहाँ आते थे उसके बजाय हमारे देश में आकर के आप बनाइए। हम उसको मेक इन इंडिया के तहत स्टार्ट करना चाहते थे, हम इसीलिए उनको आमंत्रित कर रहे थे। ठीक है, और यही इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो चूंकि बहुत समस्या होती थी कि अगर मान लीजिए कोई बाहर की कंपनी आ रही है हमारे देश में प्रोडक्शन करने के लिए, बात करने के लिए, तो कई बार ऐसा होता था कि कंपनी लगने से पहले कागजों में ही दम तोड़ देती थी। ऐसा होता था कि इतने ज़्यादा चक्कर कटवाए जाते थे कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो बहुत समस्याएं थी इसके लिए। तो हमारे इस समस्या का समाधान करने के लिए किया क्या ये गया कि एक जो है राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली का जो है शुरुआत की गई। ठीक है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का शुभारंभ हुआ, और ये जो शुभारंभ किया गया था 2021 में इसका शुभारंभ किया गया। ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया कि यहाँ सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारी चीज़ें, रजिस्ट्रेशन हर जगह, जो आपको लंबी लंबी कतारों में या 10 जगह जाना पड़ता था या 15 जगह जाना पड़ता था, उसकी जगह आप एक ही जगह पे सारा काम करा सकें। ठीक है, और ये जो निवेशक थे उनकी जो व्यावसायिक आवश्यकता है उनके अनुसार आवश्यक स्वीकृतियों को पता लगाने और उनके आवेदन करने हेतु एक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है इसका। ठीक है, और अगर ये बात करें कि मेक इन इंडिया की जो किसके तहत शुरुआत होगी, किस मंत्रालय के द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो द्वारा इसको शुरू किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी योजना है स्वच्छ भारत अभियान। ये भी एक काफी बड़ी योजना रही है, और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 2 अक्टूबर 2014 को की गई। इसका जो स्लोगन था, आदर्श जो वाक्य था, वो एक कदम स्वच्छता की ओर था। अगर इसके आगे तथ्य की बात करें तो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को कहाँ से स्टार्ट किया गया? नई दिल्ली के राजघाट में इसको शुरू किया गया। और इसका जो उद्देश्य था वो हमें यह महसूस करने में मदद करने के लिए है कि स्वच्छता हर किसी का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। यानी हमको ये महसूस कराया गया, हमको इसका जो उद्देश्य था इसमें ये डाला गया कि स्वच्छता जो है किसी एक व्यक्ति का हिस्सेदारी नहीं हो सकती, इसमें हर व्यक्ति का कर्तव्य और जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखें तो यह स्वच्छता और सफाई पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य उन लोगों के लिए शौचालय बनाना है जिनके पास शौचालय नहीं है। इस योजना को देख करके आपको एक चीज याद आ गई होगी, एक पंचायत नाम की सीरीज है, उसमें इसको अच्छे से दिखाया गया है। ठीक है, तो जो ओडीएफ के बारे में बात होती है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी के बारे में और एक दो पॉइंट है
तो ये जो स्वच्छ भारत अभियान है, इसका जो पहला पहला जो फेज़ था, वो 2014 से 2019 के बीच देखा गया। और ये जो महात्मा गांधी की जो जन्म की जो 150वीं जो वर्षगांठ थी, तब जो है उसके तहत जो है ग्रामीण भारत में 1.96 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1.2 करोड़ शौचालय का निर्माण करके जो खुले में शौच मुक्त को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, उसके बाद इसका फेज 2 भी स्टार्ट किया गया 2020 से 2024-25 के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली योजना है हमारी सांसद आदर्श ग्राम योजना। आप लोगों को पता होगा कि जो सांसद थे उनके लिए कहा गया था कि आदर्श ग्राम यानी कि कोई गांव चुनिए, आप फिर उसका अच्छे तरीके से उद्धार करिए, तो उसी के लिए योजना चलाई गई। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई आपकी 11 अक्टूबर 2014 को, और इस योजना की जो शुरुआत हुई वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर की गई थी। ये सब तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे जो ध्यान देने वाली बात है वो यह है कि यह योजना संसद के दोनों सदनों के, एक सदन नहीं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की बात हो रही है, तो दोनों सदनों को प्रोत्साहित करती है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के कम से कम एक गांव की पहचान करें और एक आदर्श गांव के रूप में उसका विकास करें। ठीक है, वहीं पे आगे देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अपने संसदीय क्षेत्र जो वाराणसी के आसपास जो है वहां से इनकी शुरुआत की गई थी, और उस ग्राम का चयन किया और वहां से इसकी स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है हमारी हृदय योजना। हृदय योजना के बारे में देखें तो इसकी जो शुरुआत हुई वो 21 जनवरी 2015 को हुई। ठीक है, और ये जो है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्रीमेंटेशन योजना है। यानी क्या था, जो हेरिटेज है हमारे विश्व जो विरासत स्थल है उनकी देखभाल और आर्थिक विकास करना ही इसका उद्देश्य था। ठीक है, और ये जो मंत्रालय के द्वारा जो स्टार्ट किया गया तो वो मंत्रालय था हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, और इसका जो बजट था वो 500 करोड़ रुपए था। इस योजना का बजट 500 करोड़ रुपए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 22 जनवरी 2015 को की गई थी। और आपको पता होगा कि अगर हम रेशियो की बात करें तो आपको दिखता होगा कि हरियाणा इस मामले में सबसे निचले पायदान पर दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ महिला और पुरुष का अगर रेशियो देखा जाए, लिंग अनुपात की अगर बात की जाए, तो आपको हरियाणा में सबसे कम दिखाई देता है। ये भी आपने पढ़ा होगा। तो चूंकि उसी उद्देश्य से हमने ये स्टार्ट किया गया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस योजना की शुरुआत पानीपत, कहाँ पड़ता है ये, हरियाणा में, तो पानीपत से की थी। और इसका जो उद्देश्य था वो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, लिंगानुपात में सुधार करना, सॉरी। ठीक है, तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। और इस योजना के तहत बच्चियों को शिक्षा उपलब्ध कराने और उनकी जो समाज में भागीदारी है ना उसको बढ़ाना था। यानी कि एक साथ हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि बच्चियों को शिक्षित करें और समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ावा दें। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था, ये हमने समझा। अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगली योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में देखें तो ये 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट की गई, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योजना की जो शुरुआत थी वो हरियाणा पानीपत, ठीक है, पानीपत के हरियाणा का जो पानीपत है वहां से इसकी स्टार्ट की। ठीक है, इससे पहले में हमने योजना देखी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो भी आपकी पानीपत हरियाणा से की गई इसकी शुरुआत, और इसकी भी शुरुआत पानीपत से की गई है। ठीक है, जो सुकन्या समृद्धि योजना है उसके तहत खाता किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की जो उम्र है उसमें कम से कम 250 रुपए, कितना, 250 रुपए मिनिमम के जमा के साथ अकाउंट खोला जा सकता है। और ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसके खाते से 18 साल की उम्र जो बच्चा प्राप्त कर लेगा उसके बाद उस शिक्षा के लिए, यानी उस बच्चे की शिक्षा के लिए जो खर्च करना होगा, तो लगभग 50% तक रकम आप निकाल कर खर्च कर सकते हैं, यानी उसकी शिक्षा के लिए ये काम कर सकते हैं। कब, 18 साल की उम्र के बाद। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, और इसमें मिनिमम जो अकाउंट खोलने के लिए जो एक जो 250 रुपए का जो है वो रखा गया है मिनिमम। ठीक, और 18 साल के जब आप बच्चा पूरा हो जाए, उम्र पूरी कर लेगा, तो उसके बाद शिक्षा के लिए लगभग 50% आप वहां से जो है रकम निकाल सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ। अगली हमारी जो योजना है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है उसके बारे में अगर आप देखें तो ये 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट की गई थी। और मुद्रा का मतलब ये है कि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, ये मुद्रा का पूर्ण रूप है। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है, केंद्र सरकार की मुद्रा योजना के दो उद्देश्य हैं, जिसमें पहला अगर आप देखें
तो स्वरोजगार के लिए आसानी से जो है लोन देना, यानी कि लोन को आसान बनाना। और दूसरा अगर उद्देश्य देखें आप, तो छोटे उद्यमियों के जरिए रोजगार को बढ़ावा देना। इसके जो है दो प्रमुख उद्देश्य है। पहला उद्देश्य क्या है कि जो लोन है उसको आसान कर देना, और दूसरा उद्देश्य है कि जो छोटे उद्यमी हैं उनके जरिए रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, अधिक से अधिक जो एमएसएमई है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो एमएसएमई जब आगे फ्रंट फुट पे आएंगे तो वो रोजगार का सृजन करेंगे। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि अगर हम रोजगार की दृष्टि से देखें तो जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान हमारा प्राथमिक सेक्टर का दिखता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम उद्योगों के जरिए रोजगार को सृजन करने का बढ़ावा दे रहे हैं। अब मुद्रा योजना के तहत देखें तो 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। एक आपका लोन है शिशु लोन, दूसरा है किशोर लोन और तीसरा है तरुण लोन। शिशु लोन की अगर बात करें तो इसके तहत 50,000 रुपए तक का जो है कर्ज दिया जाता है, 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और वहीं किशोर लोन की बात करें तो 50,000 से 5 लाख रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। और अगर तरुण लोन की बात करें तो 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज में बनाई गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली योजना है हमारी उजाला योजना। उजाला योजना के बारे में अगर आप देखें तो इस योजना की जो शुरुआत थी वो की गई थी आपकी 1 मई 2015 को। कब की गई? 1 मई 2015 को। और उजाला का अगर फुल फॉर्म अगर आप देखना चाहें तो उजाला का जो मतलब था वो उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। ठीक है, यानी क्या था कि उजाला का मतलब ये था कि हम ये करना चाहते थे कि जो है अफोर्डेबल मतलब बिजली को बनाना चाहते थे। यानी कि आपके जो पुराने बल्ब होते थे वो काफ़ी यूनिट्स वगैरह जो कंज्यूम करते थे, तो उसकी जगह हम एलईडी को लेकर आना चाहते थे। और वो एलईडी का उद्देश्य ये था कि कम से कम बिजली का खपत हो। ठीक है, तो सभी के लिए कम से कम जो अफोर्डेबल बिजली का प्रयोग किया जा रहा था, उसी के लिए इस योजना को लाया गया। अब इस योजना का जो उद्देश्य अगर आप देखें तो जल्द से जल्द भारत के हर घर में एलईडी बल्ब पहुंचाना था, जिससे बिजली की खपत क्या होगी? कम होगी और एनर्जी को अधिक से अधिक बचाया जा सकेगा। यही इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली योजना हम देखते हैं। अगली योजना है हमारी अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 9 मई 2015 को की गई थी। और इसका जो आरंभ किया गया है वो कोलकाता में 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। और इस योजना का जो उद्देश्य था, इसका जो उद्देश्य था उसका लक्ष्य ये रखा गया कि असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन की सुविधा प्रदान करना, यानी कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उनमें जो है लोन को सुलभ करना। ठीक है, उनको सुविधा प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य था अटल पेंशन योजना का। सॉरी, लोन नहीं, जो पेंशन की सुविधा है उसको सरल बनाना, यानी पेंशन की सुविधा मुहैया कराना। ठीक है, माफी चाहता हूँ। और अगर इसमें उम्र की बात की जाए तो 18 से 40 साल के बीच की होनी चाहिए उम्र, जिसको ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और पेंशन के पाने के लिए कम से कम 20 रुपए साल तक का निवेश करना होगा। 20 रुपए शायद मैंने बोल दिया है गलती से, माफी चाहता हूँ फिर से, कि 20 साल तक निवेश करना होगा। ठीक है, और अटल पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद कम से कम 1,000 रुपए और अधिकतम 5,000 रुपए पेंशन जो है मासिक पेंशन के रूप में मिलेंगे। मोटा मोटा ये समझिए कि अटल पेंशन ये योजना है आपकी, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई और ये कोलकाता में इसको स्टार्ट किया गया मोदी जी के द्वारा 9 मई 2015 को। और इसका जो लक्ष्य था, इसका जो उद्देश्य था वो असंगठित क्षेत्रों को पेंशन की सुविधा मुहैया कराना था। यानी हम पेंशन असंगठित क्षेत्र को देना चाहते थे, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के लिए काफी समस्याएं हैं। ये भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है, आप समझेंगे। टर्म एंड कंडीशन के आधार पर जब हम देखते हैं तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम जब पढ़ते हैं तब आप इसको समझेंगे। ठीक है, और इसके बाद ये कहा गया कि 18 से 40 साल तक के बीच की जो उम्र है उनके लिए पेंशन दी जाएगी। और इस पेंशन में जो है कम से कम 20 साल तक निवेश करना होगा, उसके बाद आपको ये सुविधा प्रदान की जाएगी। 60 वर्ष की उम्र प्राप्त करने के लेने के बाद जो है कम से कम 1,000 रुपए और अधिकतम 5,000 रुपए के मासिक पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। यही प्रमुख उद्देश्य इस योजना का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी योजना है वो हमारी योजना होने वाली है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में देखें तो इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई और यह एक दुर्घटना बीमा योजना है। इसके अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु और पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए तक का कवरेज दिया जाता है। और अगर आंशिक विकलांगता की बात की जाए तो 1 लाख रुपए का जो है बीमा लाभ प्रावधान जो है रखा गया है। ठीक है, आयु सीमा की बात की जाए तो 18 से 70 वर्ष की आयु सीमा इसमें रखी गई है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 20 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है। यही मेरे से गलती हो गई थी कि मैंने आपको पिछली योजना में यही 20 रुपए का बोल दिया था। ठीक है, इसके लिए वापस जाता हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्या है कि 20 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर ये 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा यहाँ पे मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगली योजना के बारे में देखते हैं। अगली योजना है हमारी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, इसके बारे में देखें तो इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई
और यह योजना स्वाभाविक रूप से दुर्घटना मृत्यु दोनों के ही संबंध में लागू होती है, यानी कि दुर्घटना जो मृत्यु है उसके संबंध में ये लागू होती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में निवेश के बाद अगर कोई व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है। और आयु सीमा की अगर इसमें बात की जाए तो 18 से 50 वर्ष की आयु सीमा इसमें रखी गई है। और प्रधानमंत्री बीमा योजना के लिए जो है सालाना प्रीमियम 436 रुपए है, ठीक है। इससे पिछली वाली योजना में आपने देखा कि 20 रुपए था और यहाँ पे क्या है, सालाना 436 रुपए है, ठीक है। कवरेज कितना मिलेगा इसमें, 2 लाख रुपए। अगली योजना देखते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा समय नहीं गुजारेंगे क्योंकि जितना महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है उतना मैं यहाँ पे कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अगली योजना है आपकी अमृत योजना। अमृत योजना के बारे में अगर देखें तो ये जो शुरू की, इसकी स्टार्टिंग की गई वो 25 जून 2015 को की गई, ठीक है। और अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आगे देखें तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है, ठीक है। और अमृत योजना का जो है दूसरा वर्जन इसमें आपको देखने को मिलेगा, यह 1 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट किया गया, ठीक है। यानी अमृत का 2.0 1 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में देखें तो देखेंगे कि 25 जून 2015 को ये स्टार्ट हुई और इस योजना को हाउसिंग फॉर ऑल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये शब्द आपको दिया रहा है कि हाउसिंग ऑल फॉर ऑल, तो इसके नाम से भी इसको जाना जाता है, तो आप पहचान लेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना की ही बात हो रही है। केंद्र सरकार ने बजट 2023-24 में पीएम आवास योजना को 66% बढ़ा दिया है। अब इसके तहत बजट जो है 79,000 करोड़ यानी 79,000 करोड़ रुपए कर दिया है इसका बजट, ठीक। अगला देखते हैं डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया की जो शुरुआत हुई थी वो 1 जुलाई 2015 को हुई और इसका जो मोटो था यानी कि जो उद्देश्य था, जो वाक्यांश था वो था पावर टू एम्पावर, ठीक है। उद्देश्य की अगर बात करें यहीं पे तो भारत को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना डिजिटल इंडिया का उद्देश्य था। अगली देखते हैं योजना। अगली योजना है हमारी स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन की अगर बात करें हम तो इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई। कब हुई? 15 जुलाई 2015 को। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। उद्देश्य की अगर बात करें यहीं पे तो देश में युवा बेरोजगार को दूर करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित कर युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण किया है, ठीक है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की बात की गई है, 3D प्रिंटिंग की बात की गई है, रोबोटिक्स, बिग डेटा, बीआर और उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसे कोर्सों की जो इस पर ध्यान दिया जाएगा, इसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ये ऐसा जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये जो कोर्स होगा ये पूरी तरीके से क्या होगा, निःशुल्क होगा, इसमें कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें युवाओं को 2 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है, ठीक है। अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं। अगली योजना हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर बात करें तो 18 फरवरी 2016 को इसकी शुरुआत की गई और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये स्टार्ट की गई। उद्देश्य जो था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, वो किसानों का प्रीमियम कम करना जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो खेती के लिए ऋण लिया जाता है उसके प्रीमियम को घटाने के लिए इस बीमा को लाया गया, ठीक है। अगली योजना है हमारी सेतु भारत योजना। सेतु भारतम योजना, इसकी शुरुआत देखें तो 4 मार्च 2016 को हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण करना है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि इस पर काफी ज्यादा काम चल रहा है कि लगभग हर क्रॉसिंग को या तो ओवरब्रिज बना दिया गया है या तो अंडरपास निकाल दिया गया वहां से। तो इस योजना का उद्देश्य भी यही था, ठीक है, सेतु भारतम योजना। आगे बढ़ते हैं। अगली योजना हमारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, काफी चर्चा में रही है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को हुई और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के कहां से, बलिया से की थी। कहां से की थी? बलिया से, ठीक है। इसमें जो नारा दिया गया, जो वाक्यांश था वो स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन का बात कहा गया इसमें, ठीक है। आगे देखें, उद्देश्य देख लेते हैं इसका कि उद्देश्य क्या था इस योजना का। यह योजना एक धुआं रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है और इसका लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन, ठीक है, उपलब्ध कराना है। ध्यान दीजिएगा, एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना है रियायती, ऐसा नहीं है कि गैस को फ्री में दिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी घुमा के पूछ लेता है, ठीक है। आगे देखें तो अगली योजना है हमारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना थी उसका 2.0 वर्जन है, यानी कि एक फेज 1 और फेज 2 में ये स्टार्ट की गई। तो जो 2.0 है वो 10 अगस्त 2021 को शुरू किया गया
और इसमें गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना है। ठीक है, सेम वही सारी चीजें हैं, लेकिन क्या था कि अचीवमेंट स्कोर बढ़ाने के लिए मोदी जी ने इसको एक्सपेंड कर दिया, आगे के लिए बढ़ा दिया योजना को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी योजना है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य। इसकी बात करें तो ये 25 सितंबर 2017 को स्टार्ट हुई और हर घर को बिजली प्रदान करने के लिए योजना को बनाया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य था हर घर को बिजली प्रदान करने के लिए ये योजना बनाई गई। अगली योजना है गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना की बात करें तो 1 फरवरी 2018 को इसकी शुरुआत हुई और पशुओं के गोबर और खेतों के जो ठोस अपशिष्ट है ना, उन पदार्थों को कंपोस्ट, बायोगैस और बायो सीएनजी में परिवर्तित करना था। यानी जो ठोस अपशिष्ट है ना, उनसे जो है गैस उत्पादन करना, ये इसका लक्ष्य रखा गया। ठीक है, तो गोवर्धन योजना के बारे में हमने देखा 1 फरवरी 2018 को। ठीक है, अगली योजना देखते हैं आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को की गई। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। ठीक है, सबसे बड़ी विश्व की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, किसकी? विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना का आरंभ कहाँ से किया गया? झारखंड के रांची जिले से किया गया। इस योजना का जो उद्देश्य था इस योजना का कि आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं ना, बीपीएल धारक जो लोग हैं, उनको स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। और इसमें जो प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक का बीमा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये योजना पूछी जा चुकी है आपसे। प्रत्येक परिवार को, यहाँ प्रत्येक परिवार को बात हो रही है, 5 लाख रुपए बीमा प्रदान करने की बात हो रही है। ठीक है, किसको? बीपीएल धारक को। विशेष ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली योजना हमारी पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगर बात करें तो 1 फरवरी 2019 को इसको शुरू किया गया और 24 फरवरी 2019 को मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1 करोड़ से अधिक किसानों को 2,000 रुपए की पहली किस्त हस्तांतरित की और इस योजना की शुरुआत की। ठीक है, उद्देश्य देखें तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो देश के छोटे और मझोले किसानों को आर्थिक रूप से सहायता देना है। ठीक है, इस योजना के तहत छोटे तथा सीमांत किसानों को केंद्र सरकार द्वारा वार्षिक 6,003 बराबर यानी कि 2,000 रुपए की जो किस्त है उसमें दिया जाएगा। ठीक है, 2,000 रुपए 3 बार में दिया जाएगा, तो 6,000 रुपए पूरे टोटल दिए जा रहे हैं। 6,000 रुपए की जो आर्थिक सहायता इसमें दी जा रही है। किसान सम्मान निधि योजना में अब सभी किसानों को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, पहले सिर्फ 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि वाले किसानों को ही शामिल इसमें किया गया था, लेकिन वर्तमान में क्या है कि सभी किसानों को इसमें शामिल कर लिया गया है। ये ध्यान देने योग्य बात है आप लोग के लिए। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। वो सम्मान निधि योजना थी, ये किसान मानधन योजना है। इसके बारे में अगर देखें तो इस योजना की जो शुरुआत हुई वो 1 फरवरी 2019 को हुई और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा अंतरिम बजट 2019 के दौरान की गई थी। ये बात हो रही है आपकी पीयूष गोयल के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय मंत्री के द्वारा अंतिम बजट में 2019 के दौरान ये शुरू किया गया। योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2019 को हुई। घोषणा कब की गई थी? 1 फरवरी 2019 को। और शुरुआत कब हुई? 12 सितंबर 2019 को। ठीक है, उद्देश्य क्या था इस योजना का? तो किसानों की जो वृद्धावस्था का संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा को मुहैया कराना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, आयु सीमा की अगर बात करें तो 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु सीमा इसमें रखी गई और इसमें लाभार्थियों को 60 साल की उम्र के पश्चात यानी कि 60 साल की उम्र पूरे करने के बाद 3,000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी। ठीक है, 3,000 रुपए की मासिक पेंशन की बात हो रही है। ठीक है, कब? 60 साल की उम्र के पश्चात। 18 साल की जो आयु के समयोगियों को प्रति माह 55 रुपए धनराशि का प्रीमियम देना होगा और 29 साल की आयु वालों को प्रति माह जो है 100 रुपए का प्रीमियम देना होगा और 40 साल की आयु वालों को 200 रुपए का प्रीमियम देना होगा। ध्यान रखिएगा, 18 साल की बात हो रही है तो 55 रुपए, अगर 29 साल की आयु वाले की बात हो रही है तो 100 रुपए और 40 साल की आयु वालों की अगर बात करें तो 200 रुपए यहाँ पे प्रीमियम देना होगा। ठीक है, अगली योजना है हमारी जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन की अगर बात करें तो जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप द्वारा पेयजल उपलब्ध कराना है। ठीक है, गोवा ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला हर घर जल क्षेत्र राज्य बन गया है। याद रखिएगा ये पॉइंट, गोवा। ठीक है, गोवा क्या बन गया है? ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला हर घर जल राज्य बन गया है। ठीक है, 100% नल जल आपूर्ति प्रदान करने में गोवा के बाद फिर कौन है? तेलंगाना, और उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। याद रखिएगा ये तीनों फैक्ट, गोवा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जल योजना। अगर मैं जिले की बात करूं तो एमपी का जिला आएगा और उस जिले का नाम है बुरहानपुर। ठीक है,
इसने जो है पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बना है ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कई सारे फैक्ट मिले होंगे। गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, इसलिए 100% घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने वाला, ठीक है। अगर वही बात करी जाए कि किसी अगर जिले में, तो जिले की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का जो है पहला जिला है ये, जिसने जो है बुरहानपुर जिला है जिसने हर घर जल की जो है उसको प्राप्त किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड 19 के बाद जो है मार्च 2020 में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया। इसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब परिवारों को अतिरिक्त 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराया जाना है, ठीक है। इस योजना का लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को देने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक। अब आगे देखते हैं कि यह योजना दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली थी, लेकिन इसको एक्सपेंड कर दिया गया। अब इस योजना को अगले 5 वर्षों तक जो है बढ़ा दिया गया है और दिसंबर 2028 तक योजना का लाभ मिलता रहेगा लोगों को, जिसका लाभ जो है 28 दिसंबर 2028 तक मिलेगा, यानी 5 साल के लिए ये बढ़ा दी गई है योजना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी योजना है जल शक्ति अभियान कैच द रेन, ठीक है। इसमें बस इतना जान लीजिए कि 22 मार्च 2021 को ये स्टार्ट किया गया और जल संचय और वर्षा जल का जो है संचय करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। क्या है इसका प्रमुख उद्देश्य? जल संचय और वर्षा जल का जो है संचय करना ही इसका उद्देश्य है, कैच द रेन। अगली योजना के बारे में अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, अगर इसकी बात की जाए तो 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने गति शक्ति योजना का शुभारंभ किया और जो इसका उद्देश्य था योजना का वो अगर आप देखें तो इस योजना के उद्देश्य के सभी जो संबंधित विभागों को एक मंच पर जोड़कर परियोजनाओं को अधिक शक्ति और गति देना है, यानी कि एक तरीके से सारे जो विभाग है उनको एक साथ जोड़ा जाए और जो योजना है उनको अच्छे से क्रियान्वित किया जाए, यानी उनको गति और शक्ति प्रदान की जाए। और अगर इस योजना का उद्देश्य देखें तो लॉजिस्टिक की लागत कम करना और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना है, ठीक है। इस योजना पर 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगली योजना हमारी अग्निपथ योजना, इसके बारे में देख लेते हैं। अग्निपथ योजना सैनिकों की भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा, किसकी? सैनिकों की भर्ती के लिए भारत सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है, ठीक है। जून 2022 को इसकी घोषणा की गई और इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले जो जवान है ना उनको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। इसकी जो योग्यता की अगर बात करें तो अभ्यर्थी जो है देश का नागरिक होना चाहिए। आवेदक की जो उम्र है वो 7.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए और सरकार ने 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती में एक बार छूट देने हेतु आयु सीमा को 22 के लिए 23 वर्ष किया था ये, ठीक है। यानी 21 से 23 वर्ष कर दिया था ये। कब किया गया? 2022 में, ठीक है। अगली योजना है हमारी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को देखें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी 2023 को वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4,800 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वीवीपी को मंजूरी दे दी, ठीक है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी जो एलएसी है इसके समीप स्थित जो गांव है ना उसमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य था और लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने मूल स्थानों पर रहने के लिए प्रोत्साहित करना और इन गांवों से पलायन को रोकने इसका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का। आगे देखते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में। तो इसके जो पहला चरण था उसमें 663 गांवों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा, जबकि पूरे प्रोग्राम में 2,967 गांवों को शामिल करना था, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के जो सीमावर्ती गांव है किबुतुई में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज जो कार्यक्रम के तहत अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है आपका लद्दाख, ठीक है। इसमें जो चीन सीमा से जो सटे 19 जिलों में 46 ब्लॉकों में 2,967 गांवों को इस योजना में शामिल किया गया है, ठीक है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जो केंद्र शासित प्रदेश है आपका लद्दाख, इसमें जो चीन से सटे जो 19 जिले हैं, ठीक है, और 46 ब्लॉक हैं, उसके साथ जो 2,967 गांवों को इस योजना में शामिल किया है, ठीक। अगली योजना हमारी अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना की अगर बात करें हम तो रेल मंत्रालय ने फरवरी 2023 में अमृत भारत स्टेशन योजना की घोषणा की। इसका जो योजना का जो उद्देश्य था वो भारत में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना है, किसका? रेलवे का, ठीक है।
और इस पुनर्विकास योजना जिसकी अनुमानित जो लागत है वो 24,470 करोड़ रुपए से अधिक है। इसका उद्देश्य जो देखें तो रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुसज्जित करना, ठीक है, सुसज्जित केंद्रों में बदलना है। इस योजना के तहत 1000 से अधिक स्टेशनों के लिए ढांचागत विकास, ठीक है, को सुनिश्चित करना है। और अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है, ठीक है। अगली हमारी योजना है मिष्टी योजना। मिष्टी योजना की बात करें तो मिष्टी योजना का पूरा नाम मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरेलाइन हैबिटेट्स एंड टेंगेबल इनकम्स, यानी मुख्य रूप से अगर बात करें तो जो भारत सरकार ने जो मैंग्रोव है ना उसके वृक्षारोपण के लिए केंद्रीय बजट में जो 2023 था ना उसमें मिष्टी योजना की शुरुआत की गई थी। किसके लिए? मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो जून 2023 में हुई। ये जो बजटीय योजना थी, बजट में इसका चर्चा हुआ था, बजट में इसकी बात कही गई थी, ठीक है। तो याद रखेंगे मिष्टी स्कीम को। इस योजना का जो उद्देश्य था वो भारत के समुद्र तट के साथ साथ जो लवणीय भूमि है ना वहां पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा को प्रदान करना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मैंग्रोव वृक्षारोपण से लेकर के इस योजना को रखा गया है। अगली हमारी योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। अगर इसके बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को लॉन्च करने की घोषणा 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की गई थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च कर दी, ठीक है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को खासतौर पर देश के शिल्पकारों, कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्ट किया। इस योजना के लिए 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक 13,000 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान किया गया। आगे देखें इसमें तो योजना के तहत लाभार्थियों को 15,000 रुपए का टूल किट दिया जाएगा और इसके साथ ही लाभार्थियों को 500 रुपए प्रतिदिन के स्टाइपेंड के साथ कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ठीक है। अगली हमारी योजना है एडॉप्ट एंड हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम। देखते हैं इसके बारे में। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया 4 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम प्रारंभ हुई थी 27 सितंबर 2017 को और यह भारतीय पर्यटन मंत्रालयों द्वारा संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ साझेदारी में की गई थी, ठीक है। इनकी जो है विशेष रूप से पहल थी ये साझेदारी में। और इस योजना द्वारा निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और अन्य फर्मों को राज्य के स्वामित्व वाले पुरातात्विक स्थलों को और स्मारकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, ठीक। ऐसे समझौते करने वाले व्यवसायों को स्मारक मित्र के रूप में जाना गया। आगे देखते हैं इसमें। तो योजना के तहत जो गोद लिए गए कुछ स्मारक हैं उससे संबंधित आपके लिए कुछ तथ्य हैं यहाँ पे। तो जैसे लाल किला है जो दिल्ली में है आपका, वो किसके दिया गया है? तो डालमिया भारत लिमिटेड को दिया गया। अगर जो है गांडीकोंडा किला आंध्र प्रदेश में जो है उसको अगर बात करें तो ये भी डालमिया को दिया गया, भारत लिमिटेड को। और हजारा राम मंदिर जो हम्पी में कर्नाटक में है ये आपका यात्रा ऑनलाइन को दिया गया। कुतुब मीनार जो दिल्ली में आपकी ये यात्रा ऑनलाइन को दिया गया। अजंता गुफाएं जो महाराष्ट्र में आपकी ये भी यात्रा ऑनलाइन को दिया गया। और जंतर मंतर जो दिल्ली में आपका वो एपीजे पार्क होटल को दिया गया, ठीक है। तो यही कुछ योजनाएं थी आज की क्लास की आपकी। अभी योजना आपकी खत्म नहीं हुई है, कुछ योजना और बची हैं, लगभग 2 क्लासेस आपकी लगेंगी और इसमें, और वो सारी महत्वपूर्ण योजनाएं जो आपसे लगातार पूछी जाती हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। उनको हम कवर कर देंगे। आशा करेंगे कि 2 से 3 वीडियो रहेंगी योजनाओं की और इससे बाहर योजनाएं आपको देखने को ना मिले शायद एग्जाम में, ठीक है। कोशिश हमारी यही रहेगी। तो निरंतर पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। इंजॉय के साथ पढ़िए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहीं पे अपनी क्लास को विराम देता हूँ। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों से धन्यवाद। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद, बाय।